हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 10th का रन कर रहा है। और इससे पहले अपन ने जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को फिनिश किया, उसके बाद एसिड बेस, और अब लाइफ प्रोसेस चल रहा है जिसके दो पार्ट बने थे अपने पास। एक तो पहले अपन ने पढ़ चुके हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेशन पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के वीडियो में एकदम इन डिटेल में कवर करेंगे। और जिन्होंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करें और वहाँ पे जितने भी असाइनमेंट नोट्स वगैरह आते हैं एकदम बेस्ट लेवल के हैं, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वन शॉट सीरीज चल रही है ये। तो अब अपने आगे चलते हैं और कंटिन्यू करेंगे अपनी क्या, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, अपन ने इससे पहले बात कर ली थी कि जो भी अपन खाना खाते हैं वो क्या होता है, पहले एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और टूटने के बाद वो क्या होता है अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विलीज के थ्रू, जो कि फिर अपने खून की नाड़ों में जाता है। और उससे फिर वो खाना जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर एक सेल में भेज दिए जाते हैं। और बाद में जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको अपन रेस्पिरेशन जो पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, वहाँ पे जाके फिर ऑक्सीजन क्या करती है, उस खाने को तोड़ के एनर्जी बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अगर अपने शरीर में करवाना होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक चीज़ को किसी दूसरी जगह पे भेजना। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अपन जानते हैं कि अपने शरीर में ऑक्सीजन चाहिए हर एक हिस्से पे, फूड भी चाहिए हर एक हिस्से पे। तो अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है अपने ब्लड से, और ब्लड वेसल के द्वारा होता है। जो खून की नाड़ें होती है, ठीक है, जिसके अंदर अपने क्या होता है, खून दौड़ता है उन नाड़ों के अंदर। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो एज ए ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। समझ में आ गई बात, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ऐसे ही अपने को ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन, कि ब्लड के अंदर क्या होता है। ठीक है, और बाद में अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आप जो भी खाना खा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जो भी आपके CO2 बाहर निकलती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है, तो उसके बारे में भी अपन को बात करनी है। वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो पहले तो पढ़ते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या है, यानी ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूँ, तो ब्लड का जो अपने पास शरीर के अंदर टोटल जो वॉल्यूम होता है, नॉर्मल पर्सन के अंदर टोटल वॉल्यूम लगभग 4 से 5 लीटर होना चाहिए। किसी भी पर्सन के अंदर एवरेज, किसी भी पर्सन के अंदर, व्यक्ति के अंदर एवरेज कितना खून होना चाहिए, 4 से 5 लीटर होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है। समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीएच ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का पीएच कितना है, ब्लड है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वीकली अल्कलाइन है। ठीक है, वीकली अल्कलाइन होता है, यानी थोड़ा सा क्या होता है, खून होता है ना वो अपना, वो खारा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इसका पीएच होता है 7.4। 7.4 है तो थोड़ा सा बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ समझ में आ गई। दूसरी भी आ गई। तीसरी आती है कलर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का कलर क्या होता है। तो ब्लड का अगर आपसे कोई कलर पूछता है, तो ब्लड का जो अपने पास कलर होता है वो क्या होता है। देखो, ब्लड का कलर आर्टरीज और वेन्स के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, जो लंग्स से अपने पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जैसे अपन ऑक्सीजन लेंगे तो वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्राइट रेड कलर होता है उसका, ब्राइट रेड कलर्ड ब्लड आपको मिलेगा। ठीक है, और वेन्स के अंदर जिसके अंदर CO2 होती है, ठीक है, जिस ब्लड के अंदर CO2 होगी उस ब्लड का कलर होगा डार्क रेड। ठीक है, डार्क रेड कलर्ड ब्लड होता है। और ये जो अपना ब्लड होता है वो रेड किस वजह से दिखता है, ये रेड दिखता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, ये रेड पिगमेंट होता है, और इस रेड पिगमेंट की वजह से अपना जो RBC है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, वो किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। अगर अपने पास हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए तो ब्लड का कलर होता है ऑरेंज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन को अपने ब्लड से हटा दिया जाए तो ब्लड अपना ऑरेंज रंग का दिखेगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि ब्लड बनता कहाँ पे। तो ब्लड बनने का अगर प्रोसेस आपको पता हो
तो अगर मान लो कोई भी बच्चा जैसे क्या है कि पेट में है, तो उनमें ब्लड कहाँ बनता है, उनमें ब्लड बनता है योल्क सेक में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, योल्क सेक के अंदर बनता है। फिर उसके बाद खून बनाने का, ब्लड बनाने का जो जिम्मा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, लीवर को। ठीक है, फिर अपने पास लीवर से फिर कहाँ पे खून बनना शुरू होता है, लीवर से फिर खून बनना शुरू होता है अपने पास ऑल बोन मेरो में। ठीक है, जितनी भी बोन मेरोज होती है उनके अंदर क्या होता है, बाद में खून बनना शुरू होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये काम लास्ट में फिर एडल्ट में कहाँ पे पहुंच जाते हो आप, लॉन्ग जो बोन मेरोज होती है उसमें क्या होता है, बाद में खून बनना शुरू होता है। तो ये खून बनने का प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ पर खून बनता है, अलग अलग एज पे होता है। जैसे कि कोई भी अगर क्या होता है कि बच्चा जब पेट में होता है तो क्या होता है, खून बनता है योल्क सेक में। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें लीवर में खून बनता है, लीवर के बाद में क्या होता है, बोन मेरो में बनता है, सभी बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो क्या होता है, हड्डी के अंदर का भाग होता है, तो सभी बोन मेरो में बनता है। उसके बाद लॉन्ग बोन मेरो में बनता है। लॉन्ग मतलब क्या हो गया, जो लंबी लंबी हड्डियां हैं। ठीक है, जैसे कि पाँव की हड्डियां हो गई, हाथ की हड्डियां हो गई, तो जो लॉन्ग बोन मेरो है, जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, उनके अंदर फिर क्या होता है, खून बनना शुरू होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये मैंने ब्लड का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ब्लड है, ब्लड का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि टोटल वॉल्यूम 4 से 5 लीटर, पीएच होता है वो एक क्या होता है 7.4, यानी थोड़ा सा खारा होता है, यानी बेसिक नेचर होता है स्लाइटली। कलर की अगर बात करें तो आर्टरी के अंदर ब्राइट रेड होगा और वेंस के अंदर डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, और रेड किस वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उस वजह से क्या होता है, आपको खून लाल कलर का दिखता है। हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए तो ब्लड है वो ऑरेंज रंग का दिखेगा। और पहले कहाँ पे बनता है, योल्क सेक में खून बनता है, बाद में लीवर में, बाद में सभी बोन मेरो में, और बाद में लॉन्ग बोन मेरो में ये बनेगा। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप ब्लड का क्या करवा देते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन करा देते हो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा दूध को, ठीक है, दूध का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्रीम बनती है। या फिर दही को अगर आप क्या करते हो, मथते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन का मथना हो गया, तो दही को मथने से क्या होता है, अपने पास घी बनता है। वैसे ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज कर दे, ठीक है, ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो ब्लड 3 लेयर के अंदर आपको दिखेगा। जैसे मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया उसका, तो खून को मथने से आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 लेयर बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी लेयर बन गई, 3 लेयर बन गई आपके पास। ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये अपने पास तीसरी लेयर बन गई। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, अपने पास सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, और 1% यहाँ पे क्या होता है, अपने पास प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है एंड, ठीक है, एंड वाइट ब्लड सेल होती है WBC। और यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जो नीचे वाली लेयर आपको दिख रही है, जो कि 44% अपने पास ये क्या कंपोजिशन कराती है, रेड ब्लड सेल का काम करती है। समझ में आ गई होगी बात ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 55% सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, 1% प्लेटलेट एंड WBC होती है, और 44% अपने पास क्या होता है, रेड ब्लड सेल अपने खून के अंदर मौजूद है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले ले लो प्लाज्मा को। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, अपने पास है लिक्विड येलोइश होता है। ठीक है, यानी कि एक लिक्विड है जो कि थोड़ा बहुत क्या होता है, पीले रंग का दिखता है। अब प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, प्लाज्मा के अंदर होता है जितने भी आप खाना खाते हो, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन जो भी आपका होता है वो प्लाज्मा के अंदर होता है। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो किस में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। समझ में आ गई बात ये। CO2 O2 गैस भी क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वाटर भी इसी में ही आता है। समझ में आ गई। मिनरल भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, और एक अपने पास एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट, और एंटी कोगुलेंट जिसका नाम है हेपरिन। हेपरिन नाम का एक केमिकल होता है, वो भी किस में होता है, प्लाज्मा में ही आता है। समझ में आ गई ना बात ये। अपना प्लाज्मा किससे बना हुआ है, न्यूट्रिशन से। जो भी आप खाना खाते हो, विटामिन, फैट, ठीक है, प्रोटीन, वो सारे क्या होते हैं, इस न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं, जितने भी ग्रोथ हॉर्मोन्स हो गए, या फिर जितने भी अपनी बॉडी को रेगुलेट करने वाले सारे हार्मोन है, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्लाज्मा में होंगे। CO2 O2 जितनी भी गैसेज है वो भी कहाँ होगी, प्लाज्मा में होगी। पानी सारा का सारा प्लाज्मा में आता है। मिनरल सारे प्लाज्मा में आएंगे। और एक एंटी कोगुलेंट नाम का एक केमिकल है जो कि अपने हेपरिन अपने पास एक नाम का केमिकल है जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है।
एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? देखो खून में क्या होता है अपने पास, कई बार क्या होते हैं खून अगर मान लो ये कि आप बाहर छोड़ दो, ठीक है, जैसे मान लो अब आपने क्या है कि खून बाहर निकाल के और कहीं पे मान लो खुले में छोड़ दिया, तो खून में आप देखोगे कि थप्पे बन जाएंगे बाद में, ठीक है, खून में क्या हो जाएंगे, रक्त के थप्पे बन जाएंगे। तो उन खून के थप्पों को रोकने के लिए क्या होता है अपने पास हेपरिन होता है, जो कि अंदर क्या होता है खून को गाढ़ा नहीं होने देता, ठीक है। खून एकदम क्या होता है पतला होता है और वो क्या होता है अपने आप नाड़ों में है वो ये दौड़ता रहता है, तो बीच में कोई अवरोध ना आ जाए, खून रुक ना जाए या फिर खून गाढ़ा ना हो जाए। तो खून गाढ़ा न होने के लिए क्या होता है, हेपरिन नाम का केमिकल अपने अंदर है और वो क्या होता है खून को गाढ़ा नहीं होने देता। अब बात अगर मैं करूं दूसरी किस पे आती है अपने पास, रेड ब्लड सेल को ले लो, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल की अगर मैं बात करूं तो रेड ब्लड सेल पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है इसका, आरबीसी की फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स होती है। समझ में आ गई बात? है कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये रेड दिखती है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं तो रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनती है, तो ये बनती है रेड बोन मेरो में बनती है। समझ में आ गई ना बात? ये कहाँ बनती है, रेड बोन मेरो के अंदर बनती है। जैसे मान लो कि ये आपकी अगर मान लो क्या है कि हड्डी है, ठीक है, तो इस हड्डी के अंदर क्या होगा अपने पास है, यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसको 3 भागों के अंदर तोड़ दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये होती है जो नीचे वाली होती है ना एक और ये 2 नीचे वाली, ये होती है रेड बोन मेरोज होती है, ठीक है। और इन्हीं रेड बोन मेरोज के अंदर क्या होता है अपने पास आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है। हड्डी के अंदर रेड बोन मेरो क्या होते हैं, ऊपर वाले 2 पार्ट होते हैं ये वाले, ठीक है। हड्डी को अगर 3 भागों में आप काट दो तो हड्डी के 3 भाग में जो अपने पास क्या होते हैं, ये कोने वाले जो भाग होंगे दोनों, ये क्या होते हैं, ये रेड बोन मेरो होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हड्डियों में खून बनता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल बनती है। समझ में आ गई बात? ये आपको ये चीज हो गई। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को लेके और जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर ऑक्सीजन को दे देना और CO2 को वापस लेके आना, यानी गैसेस एक्सचेंज का काम किसका होता है, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, यानी गैस का एक्सचेंज होना, ठीक है। CO2 को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेके और सभी जगह पे पहुंचाने का काम किसका दिया है, रेड ब्लड सेल को दिया गया है। समझ में आ गई बात? ये अब एवरेज अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, इनकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। मेल के अंदर ये संख्या जो होती है वो लगभग आपके क्या होती है 5 से लेके और 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इसकी संख्या होनी जरूरी है। समझ में आ गई ना बात? ये कितनी, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब मेल के अंदर इतनी ब्लड सेल होनी जरूरी है, ठीक है। और फीमेल के में क्या होती है, इसकी संख्या थोड़ी क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, फीमेल में होती है 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी रेड ब्लड सेल आपको यहाँ पे दिखेगी। समझ में आ गई बात? ये तो ये है यहाँ पे, तो फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब और मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ये तो अब अपने अगर आगे बात करूं तो ये रेड ब्लड सेल का आपको समझ में आ गया। रेड ब्लड सेल का एवरेज जो लाइफ होता है ना वो 120 दिनों का होता है, ठीक है। 120 डेज तक एक रेड ब्लड सेल क्या होती है कि जीवित रहती है। उसके बाद रेड ब्लड सेल होती है ना वो क्या होती है, काम करना बंद कर देती है और डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। और जो डेड आरबीसीज होती है, ठीक है, जो डेड आरबीसीज होती है अपने पास, यानी जो मरी हुई जो रेड ब्लड सेल्स होती है, फिर वो कहाँ पहुंचेगी, फिर वो पहुंचती है स्प्लिन नाम की एक जगह पे, ठीक है। अपनी बॉडी का ये एक छोटा सा ऑर्गन मान सकते हो स्प्लिन। तो सारी की सारी मरी हुई आरबीसी कहाँ पे पहुंचती है, बाद में स्प्लिन में जाके ये बाद में क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। स्प्लिन अपने पास क्या होता है, स्प्लिन को अपन बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का जो शमशान है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल मरने के बाद कहाँ जाती है, स्प्लिन में जाती है, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क ये भी है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी होती है ना, तो उसमें क्या होता है जब ब्लड लॉस हो जाता है, मान लो कभी एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो बाद में क्या होता है खून बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के दौरान स्प्लिन क्या करती है, जो मरे हुए आरबीसीज थे उनको लीवर में पहुंचाती है और लीवर में जाने के बाद क्या होता है कि वापस है वो रेड ब्लड सेल को क्या होता है खून में वापस छोड़ दिया जाता है, मरी हुई आरबीसी को, ठीक है। और बाद में वो थोड़ा बहुत क्या होती है फंक्शन करती है, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन है वो क्या होती है सभी जगह पे पहुंचाती है। तो ये क्या है कि ऐसा एक शमशान है जिसके अंदर मरने के बाद भी वापस चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करें
तो WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल आपके क्या होती है, जो बीमारियां होती है ना, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से छुटकारा कौन देती है, WBC। यानी अपने शरीर के सोल्जर हैं, जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी WBC के कारण आती है। समझ में आ गई बात ये। और WBC हर एक एवरेज अपने पास कितनी होनी चाहिए किसी पर्सन के अंदर, 6 से 8 हज़ार, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब है, इतनी WBC अपने पास होनी चाहिए। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 6000 से 8000 अपने पास क्या होनी चाहिए, WBC होनी चाहिए, वाइट ब्लड सेल होनी चाहिए, जो कि आपको बीमारियों से छुटकारा देती है। और बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, खून को रोकने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक खून की नाड़ है, और इसमें मान लो क्या हो गया, छोटा सा मान लो छेद हो गया, जिससे क्या हो रहा है, खून बाहर आ रहा है, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या करती है, इसमें यहाँ पे एक टेम्परेरी क्लॉट बना देती है। यहाँ पे क्या होती है, जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो इसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिससे खून क्या हो जाता है, रुक जाता है। आप देखते हो ना, कई बार छोटा सा अगर खरोच आ जाती है तो खून आता है और बाद में थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वो बंद कौन करवाता है, वो प्लेटलेट बंद करवाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और प्लेटलेट्स नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, एवरेज पर्सन में लगभग 1.5 से 3 मिलियन, ठीक है, सॉरी 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब अपने पास क्या होनी चाहिए, प्लेटलेट होनी चाहिए। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लेटलेट नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 1.5 से लेके 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी अपने पास प्लेटलेट है वो ब्लड के अंदर मौजूद होनी जरूरी है, ठीक है। तभी क्या होता है कि एवरेज पर्सन है वो अपने पास हेल्दी रहता है। अगर इससे नीचे आ जाता है तो कौन सा कोई केस होता है, किस डिजीज में होता है ऐसा, डेंगू में। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट नीचे गिर जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट गिरने से क्या होगा, अपने पास अगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो हर कहीं से खून स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर क्लोटिंग तो हो नहीं पाती। क्लोटिंग नहीं हो पाती तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह और खून निकलना ये हर कहीं से भी शुरू हो सकता है। समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बता दिया ब्लड का ऑलमोस्ट पूरा बेसिक बता दिया कि ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब अपन आगे चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट पे, ठीक है। और अब अपने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, कि क्या लिखाया गया है, और सब चीज़ों का एकदम एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक बेसिक सा डायग्राम मैंने यहाँ ढांचा तैयार कर लिया है, और डायग्राम पे आप मत जाइएगा। देखो हार्ट, तो हार्ट अपने पास क्या होता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट एक क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। जैसे कि अपने पास क्या होता है, अगर आपको क्या करना होता है कि मान लो नीचे से कोई मान लो पानी है वो ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना होता है, तो आप मोटर का यूज़ करते हो पंप के लिए, एज ए पंपिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वैसे अपने अंदर क्या होता है कि खून को मान लो क्या होता है, हाई लेवल से या लो लेवल तक, या लो से मान लो टांगों तक तो खून जाता ही है। अब टांगों से वापस तो ऊपर तो पहुंचाना पड़ेगा ना। तो इतनी लंबी जो हाइट तक क्या होता है अपने पास है, जो खून पहुंचता है, ठीक है। तो उसको पंप कौन करता है, तो पंपिंग ऑर्गन कौन होता है, हार्ट होता है। समझ में आ गई ना भाई बात ये। तो जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, मोटर का यूज़ करते हो ना पानी को पंप करवाने के लिए, पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ऊपर के फ्लोर तक, टंकी तक। तो वैसे ही क्या होता है अपने पास शरीर के अंदर खून को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, या एकदम नीचे से ऊपर वापस खून लाने के लिए क्या होता है, अपन हार्ट का यूज़ करते हैं। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन हो गया। देखो हार्ट के बाहर अपने पास क्या होता है, देखो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए हार्ट के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है। हार्ट के बाहर आपको क्या मिलेगी, एक लेयर मिलेगी, और इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाहर बार बार एक क्या होता है, इसे एक फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलोगे। तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। देखो पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या होता है, हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि अपने पास कल उस लेक्चर में अपन ने देखा था कि अपने लंग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, अपने फेफड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उनको फिर क्या होता है कि अपन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लूरल फ्लूइड था, ठीक है। उसके जो फंक्शन थे सेम ही क्या होते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड के होते हैं। अब इसका भी काम यही है, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करेगा किसी और ऑर्गन के बीच। मान लो ये है कि ये ऑर्गन है, तो ये क्या होता है, अपने लंग्स के पास होता है, हड्डियों के पास होता है, ठीक है, रिब केज के पास होता है। तो उनके बीच में क्या होगा, घर्षण ना हो, ठीक है। तो घर्षण से बचाने के लिए रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है। दूसरा अपने पास क्या होता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है ये,
ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। तीसरा अपने पास यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि शॉक एब्जॉर्बर भी ये होता है। शॉक एब्जॉर्बर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी बिजली के आपको मान लो ये कि झटके लग रहे हैं, या फिर कोई भी मान लो ऐसी शॉक मान लो चीज़ वाली आपको फीलिंग होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो शॉक, ये बिजली के झटके या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो तो वो क्या होती है, हार्ट तक नहीं पहुंचती, वो पेरिकार्डियम फ्लूइड पहले ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये इसके क्या हो गए अपने पास है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। इसका फर्क फंक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन को कम करेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा और शॉक एब्जॉर्बर है। समझ में आ गई होगी ये बात। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो हार्ट को अगर बीच में से आप काटोगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर 4 चेम्बर है। समझ में आ गई ना, क्या है, 4 चेम्बर है, जिसमें से अपने पास ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और इस इधर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। ये अपने पास होता है, इधर वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाला होता है अपने पास क्या, राइट वेंट्रिकल होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। तो 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर का नाम रख दिया। ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट एट्रियम, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि लेफ्ट वाला इधर वाला होता है और ये राइट होता है, तो आपने अरे ऐसे उल्टे नाम कैसे लिख दिए। देखो जब हार्ट को आप बाहर निकाल के बोर्ड के ऊपर अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में, राइट वाली लेफ्ट में हो जाएगी, इस वजह से लिखा है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 एट्रियम को सेपरेट करने वाली ये बीच में एक आपको दिख रही होगी, ठीक है, 2 एट्रियम है ना, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो इन दोनों को क्या होता है, सेपरेट करने के लिए बीच में जो ये दीवार होती है इसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोला जाता है। और जो 2 वेंट्रिकल को बीच में से काट रही है, ठीक है, 2 वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रही है इसको बोलते हैं क्या, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास 2 सेप्टम हो गए, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब अपन मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो बीच में आपको ये काला सा चिन्ह दिख रहा है इसको बोला जाता है फोसा ओवालिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोसा ओवालिस। देखो फोसा ओवालिस होता है ना, ये क्या होता है अपने पास, हालांकि अब तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय ये फोसा ओवालिस क्या होता है अपने पास नहीं होता है, ये हालांकि क्या होता है कि पेट में होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जब बच्चे पेट में होते हैं ना तो उस समय उनके ये क्या होता है, फोसा ओवालिस बनता है। इसका कोई छोटा वर्क फंक्शन होता है और ये वर्क फंक्शन अपने पास तब तक चलता है जब तक वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो जन्म लेने से पहले फोसा ओवालिस बंद होना जरूरी होता है। समझ में आ गई ना बात ये, जन्म लेने से पहले फोसा ओवालिस का बंद होना जरूरी है। जब ये बंद नहीं होता तब आप बोलते हो कि हार्ट में क्या है या फिर दिल में छेद है उस बच्चे के, सुना होगा ना ऐसा। तो ये चीज़ होती है। तो ये फोसा ओवालिस हालांकि अपने नहीं होता। अब ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे ये वॉल्व होती है, ये ऐसे वॉल्व होती है दोनों को बीच में। जैसे मान लो ये अपने पास एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, तो इन दोनों को क्या होता है सेपरेट करने के लिए ऐसे वॉल्व लगती है, ये खुलती भी है बंद भी होती है, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो आपको दिख रही है इधर वाली इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का क्या मतलब होती है, वॉल्व होती है। देखो यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के बने हुए, ठीक है, और ये क्या करके रखते हैं, इनको जकड़ के रखते हैं, ठीक है। ये इनको मान लो ये है कि ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिलके इनको संभाल रही है ना, तो इसलिए ट्राई का मतलब 3 कस्पिड हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, 2 ही होती है। तो ये 2 इनको क्या होती है, संभाल के रखती है इनको, ठीक है, ऐसे टाइट पकड़ के रखती है इन वॉल्व को। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो इनको बाइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये इसका जनरल मैंने आपको डायग्राम आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी क्या होता है कि ऊपर से यहाँ पे आपको देखोगे कि इस जगह पे क्या होता है कि ये जो नाड़ वगैरह होती है ना आपका, जितना भी पूरे शरीर की जो भी आपके नाड़ें हैं, ठीक है, ब्लड जो वेसल होती है ना वो क्या होती है, इस हार्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है, अलग अलग पाइप के थ्रू। वो आप पाइपलाइन सिस्टम है, वो एक्चुअल डायग्राम में आप देख लेना। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो सर्कुलेशन अपने शरीर के अंदर कैसे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर्कुलेशन कैसे चलता है, सर्कुलेशन का मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। अब देखो मैं मान लो ये हार्ट का एक चौकोर डायग्राम में आपको बना के ये समझाता हूँ। देखो
हार्ट का एक मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक चौकोर डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होते हैं, मान लो ये अपने पास एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम समझते हो ना। तो वहाँ पे मान लो मैंने बना दिया क्या, लंग्स बना दिए, ये अपने फेफड़े हो गए, और ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो पहले क्या होता है, लंग्स के जो अपने पास फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से क्या होता है, नाड़ें पहले पहुंचती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर नाड़ें कहाँ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये खून जाने के बाद फिर नाड़ें शुरू होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये फिर क्या करती है, पूरे बॉडी ऑर्गन में घूमती है। समझ में आ गई ना, कहाँ घूमती है, पूरे बॉडी ऑर्गन में घूमती है। और फिर बॉडी ऑर्गन से सारा का सारा खून फिर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से क्या होता है अपने पास, कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में पहुँच जाता है। देखो क्या होगा, नाड़ों के अंदर अपने पास रेड ब्लड सेल होगी, तो रेड ब्लड सेल्स जितनी भी होगी ना, वो पहले क्या करेगी, अपने फेफड़ों से क्या करेगी, ऑक्सीजन खींचेगी, ठीक है। ऑक्सीजन खींची और CO2 क्या कर दी, बाहर है वो लंग्स में वापस भेज दी, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा ना, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इन नाड़ों में पहुंचता है। इन नाड़ों को अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये हो गई पल्मोनरी वेन्स हो गई, और इन पल्मोनरी वेन्स के अंदर अपने पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई ना, क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब हो गया, कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई ब्लड प्रेशर से क्या करता है, वो अभी मैं समझाऊंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा देता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे की तरफ मूव करता है, इसको बोलते हैं मेन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, मेन आर्टरी बोलते हैं, या फिर इसी को ओर्टा बोला जाता है, ठीक है। तो मेन आर्टरी या फिर ओर्टा होता है। फिर ये ओर्टा क्या करता है, आके जाके और छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाता है। जैसे मान लो ये ओर्टा था अपने पास, ये आगे जाके छोटी छोटी क्या हो जाएगी, और नाड़ों के अंदर टूट जाएगा, फिर ये आगे और टूट जाएगा। इसको बोला जाता है क्या, अपने पास कैपिलरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज के अंदर टूट जाता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में, और फिर वही छोटी छोटी कैपिलरीज क्या हो जाएगी, बॉडी ऑर्गन में पहुंचती है। और हर बॉडी ऑर्गन में क्या होती है, ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीजन निकाली हुई है उसमें से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या होता है, अपने पास यहाँ से मूव करेगा, जिसको अपन बोलते हैं मेन वेन बोलते हैं, ठीक है। ये मेन वेन क्या कहलाती है अपने पास, ये मेन वेन अपने पास क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं अपन वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा। अब ये वेना केवा क्या होती है, देखो ये जो कैपिलरीज टूटी, ये टूटी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में जा गई, ठीक है, बॉडी ऑर्गन हर एक बॉडी ऑर्गन के पास चली जाती है। फिर वापस क्या होती है, ये जुड़ती है, और जुड़ के फिर क्या बना लेती है, मेन वेन बना लेती है। अब ये मेन वेन वापस क्या होती है अपने पास, राइट एट्रियम में जाएगी। राइट एट्रियम से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, खून भेज के और फिर हाई ब्लड प्रेशर से वापस लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसको बोलते हैं अपने पास क्या, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहाँ चला जाएगा, खून लंग्स में चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पे क्लू दे दिया कि ब्लड कहाँ कहाँ से होके और कैसे कैसे जाएगा। समझ में आ गई पहली बात ये। अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखो हार्ट है वो पंपिंग कैसे करता है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल अपने पास क्या होती है, देखो जनरली क्या होता है, अपना जो हार्ट होता है, अपना जो हार्ट होता है वो लगभग 1 मिनट में 72 से 80 बार क्या होता है, धड़कता है, ठीक है। कितनी बीट्स होती है, 72 से 80। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1 बीट में कितना टाइम लगेगा, तो 1 बीट में मान लो लगभग लगता है 0.8 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 1 बीट में लगभग कितना टाइम लगता है, एक धड़कन में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, 3 भागों के अंदर बांट देता हूँ, ठीक है। कितने भागों में बांट दिया इसको, 3 भागों में मैंने बांट दिया। सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं जॉइंट डायास्टोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जॉइंट डायास्टोल। जॉइंट डायास्टोल क्या होता है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है। अब जॉइंट डायास्टोल में होता क्या है, जॉइंट डायास्टोल में क्या होगा,
कि ये जो अपने पास देखो हार्ट क्या होता है, एक बार देखो ये रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट डायास्टोल के अंदर क्या होगा अपने पास, यहाँ से खून है वो ऊपर से क्या होगा इस लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और यहाँ पे राइट एट्रियम में खून है वो क्या होगा ऐसे मतलब फ्लो करता रहेगा, ठीक है। उस वक्त में क्या होता है, हार्ट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। हार्ट जनरली देखो यहाँ पे क्या होगा कि रेस्टिंग फेज में आप मान सकते हो, रेस्टिंग फेज में होगा, यानी कि मतलब हार्ट है वो एकदम रिलैक्स फेज के अंदर है, ठीक है, कोई मतलब धड़कन नहीं हो रही है। तो 0.4 सेकंड के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल भी क्या होती है अपने पास धड़कन नहीं होती। तो हार्ट क्या होगा जनरली क्या होगा रिलैक्स फेज में होगा। तो इसमें से क्या होगा खून है वो ऐसे आता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये खून में क्या होगा इसमें एट्रियम में बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस एट्रियम में क्या होगा खून है वो 0.4 सेकंड के लिए बढ़ता रहेगा। और ये वॉल्व होती है ना, ये खुली रहती है, ये वॉल्व अपने पास क्या होती है ऐसे खुली रहती है। तो वॉल्व क्या होगी अपने पास खुली रहेगी, जिससे क्या होगा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या करती है हर चीज़ को नीचे खींचती है ना, तो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा अपने पास इन वेंट्रिकल में भी खून है वो क्या होगा चलता रहेगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि जॉइंट डायास्टोल के अंदर क्या होगा अपने पास खून है वो लेफ्ट एट्रियम में पड़ा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर से ऐसे मान लो कि खून की है वो धार चल रही है, ठीक है, एट्रियम के अंदर, और ग्रेविटी के कारण वेंट्रिकल में भी खून जा रहा है, ठीक है। तो लगभग क्या होता है जॉइंट डायास्टोल के अंदर 70% तक क्या होती है अपने पास ये इसकी फिलिंग हो जाती है, वेंट्रिकल की भी क्या हो जाती है फिलिंग हो जाती है। अब 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है ऑरिक्यूलर सिस्टोल चलता है। 0.1 सेकेंड के लिए क्या चलेगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल होगा, जिसके अंदर क्या होगा ये कार्डियक टेंडेना क्या कर देगी इन कस्पिड वॉल को एकदम बंद करके रखेगी, ठीक है, इनको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अपने पास क्या होगा ये है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट का जो ऊपर वाला है ना एट्रियम, ये क्या होगा ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा एकदम सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद क्या होगा जो इसके अंदर जो खून बचा होगा ना, ठीक है, वो क्या फिर क्या करेगा थोड़ी देर बाद में क्या होगा बाइकस्पिड वॉल खुल जाएगी और प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा अपने पास नीचे ब्लड है वो इन वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और फिर वापस क्या हो जाएगी अपने पास ये वॉल्व खुल के ब्लड आ गया वापस बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बंद हो गई अपने पास बस इतना ही होता है क्या ऑरिक्यूलर सिस्टोल होता है। उसके बाद क्या होता है अपने पास 0.3 सेकेंड के लिए चलता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है, ठीक है। फिर क्या होगा 0.3 सेकेंड के लिए अपने पास क्या चलेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो इसमें क्या होगा कार्डियक टेंडेना होगी ना वो क्या करेगी अपने पास इसको बंद करके रखेगी। कार्डियक टेंडेना ये बोलते हैं ये धागे है ना जो, ये क्या करेंगे इसको एकदम बंद करके रखेंगे और एकदम ये बंद है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे पूरी फिलिंग हो गई देखो 70% तो वहीं हो गई थी जॉइंट डायास्टोल के अंदर, जब क्या हो रहा था खून है वो ऐसे धार इसकी चल रही थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जो ऑरिक्यूलर से ये जो अपने पास एट्रियम से जो खून आया था उस दौरान वेंट्रिकल कंप्लीट फिल हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा भर जाएगा। अब वेंट्रिकल पूरे भर गए, अब ये क्या होंगे नीचे वाले वेंट्रिकल क्या होंगे अपने पास ऐसे जकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे वेंट्रिकुलर क्या होंगे अपने पास है वो ऐसे मतलब क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेंगे ऐसे बाद में वापस जब रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होते समय क्या हो जाएगा फिर अपने पास इनमें यहाँ पे पल्मोनरी वेन में क्या हो जाएगा खून भेज दिया जाएगा, ठीक है। और फिर पल्मोनरी वेन से अपने पास क्या हो जाएगा सॉरी ये मेन आर्टरी के अंदर ओर्टा के अंदर भेज दिया जाएगा और फिर बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा एकदम हाई ब्लड प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या होगा खून है फिर वो क्या होगा इन नाड़ों के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पंपिंग होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पंपिंग होती है। तो कार्डियक के अंदर क्या होगा जॉइंट डायास्टोल 0.4 सेकंड के लिए जनरली ब्लड है वो जो है वो रिलैक्स फेज के अंदर क्या होगा धार चलती रहेगी। फिर क्या होगा 0.1 सेकंड के लिए क्या होंगे ऊपर वाले आर्टियम जो एट्रियम है, ठीक है, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे ब्लड है वो फेंक देंगे। फिर क्या होगा ये अपने पास होंगे बाइकस्पिड वॉल्व ये बंद रहेगी और कार्डियक टेंडेना इसको बंद करके रखेगी। बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए और बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे मेन आर्टरी के अंदर खून भेज दिया जाएगा, समझ में आ गई। और यहाँ से क्या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में आगे फिर क्या हो जाएगा खून लंग्स में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपने पास ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का आपको ये ध्यान में रखना है, वो डायग्राम ध्यान में रखो कि कैसे कैसे खून है वो अपने पास जाता है, समझ में आ गई बात ये। तो पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद है वो अपन आगे चलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे। प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन भी अपने सिलेबस में, तो अब वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप नोट कीजिए उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए।
अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। पर उससे पहले आप कुछ एक जानकारी और ले लीजिए, जिसमें अपन को क्या पढ़ना होता है कि हर्ट इन अदर एनिमल्स, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में और किस प्रकार के अपने पास हर्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो फिश होती है यानी मछलियाँ, उसमें क्या होता है 2 चैम्बर का हर्ट होता है। अपने 4 चैम्बर का था ना, फिशेस के अंदर क्या होता है 2 चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो अपने पास जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं ना, और जो अम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव, तो रेंगने वाले जीव के अंदर अपने 3 चैम्बर का इसके अंदर क्या होता है हर्ट होता है। समझ में आ गई बात ये। तो 3 चैम्बर का हर्ट होने की वजह से क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जिसके अंदर CO2 और O2 होते हैं, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इस मिक्सिंग के कारण क्या होता है, इनमें टेम्परेचर खुद से मेंटेन होने की क्षमता चली जाती है, ठीक है। जैसे अपने 4 चैम्बर का हर्ट है, तो अपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। इधर से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, और इधर अपने पास क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ठीक है। तो इस वजह से अपना क्या होता है, अपना शरीर होता है ना, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। गर्मियों के अंदर अपने पास क्या होता है, अपना अपना टेम्परेचर क्या होते हैं डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पसीना निकलता है गर्मियों के अंदर, जिससे क्या होता है शरीर अपना ठंडा रहता है, ठीक है। और सर्दियों के दौरान अपना शरीर क्या होता है गर्म रखता है। तो इस वजह से जैसे जैसे मतलब सीजन चेंज होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो अपना अपना टेम्परेचर अपना बॉडी खुद मेंटेन कर लेती है। परंतु रेप्टाइल्स के अंदर ये नहीं होता। रेप्टाइल के अंदर क्या होता है, अपना शरीर उनका जो होता है, इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है अपने पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता। तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखने की वजह से क्या होता है, विंटर के अंदर आप जनरली देखते हो कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं अपने पास, या तो किसी ये है कि एक हाइब्रेशन नाम की प्रोसेस होती है, उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे सांप होते हैं, सांप जनरली क्या होता है हाइब्रेशन नाम के प्रोसेस में चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर जाके कहीं पे बैठ जाएंगे, और पूरी सर्दियों के दौरान वो एकदम मरने जैसे हालात में रहते हैं, ठीक है। यानी उनका कोई भी शरीर का बॉडी ऑर्गन हिलता तक नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको पकड़ भी लोगे ना, तो आपको लगेगा ये तो मरा हुआ सांप है, ठीक है, पर वो मरा हुआ नहीं होता, वो हाइब्रेशन प्रोसेस में जाता है, क्योंकि सर्दियों के दौरान वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता, और उस वजह से वो हाइब्रेशन नाम की प्रोसेस में चलता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, अपने बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम वो बंद कर देता है, बस श्वास चलती है उसकी, ठीक है, श्वास चलती है, और एनर्जी बहुत कम लगती है, तो वो पूरा विंटर इसी में निकाल देता है। और जैसे ही क्या होता है समर आता है, तो वापस रेंगने वाले जीव क्या होते हैं ज़मीन से बाहर निकलते हैं। समझ में आ गई बात ये। बस एक को छोड़ दो, क्रोकोडाइल को, ठीक है। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, मगरमच्छ, ठीक है, वो भी रेप्टाइल ही होते हैं, पर इनके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर का हर्ट होता है, ठीक है। ये हाइब्रेशन में नहीं जाते, 4 चैम्बर का हर्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो अदर विटेब्राज हैं, ठीक है, अदर जो विटेब्राज है उनके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर का ही हर्ट होता है, ठीक है। और कॉकरोच के अंदर आपने सुना होगा 24 चैम्बर का हर्ट होता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अदर विटेब्राज के अंदर क्या होता है 4 चैम्बर का हर्ट मिलता है। समझ में आ गई बात ये। विटेब्राज का क्या मतलब हो गया, जैसे कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। जो अपन जनरली आप देखते हो कि जितने भी एनिमल्स हैं, आप जो भी आपने चारों तरफ देखते हो, बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, गधे, ठीक है, हम हो गए, तो सारे के सरों के क्या होता है 4 चैम्बर का हर्ट होता है। तो ये अपना क्या होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब अपने आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलता है। अब उनके पास कोई हर्ट तो होता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये जनरली क्या करते हैं, दो क्या होते हैं पाइप होते हैं, एक तो होता है जाइलम, ठीक है, और एक होता है क्या फ्लोइम। तो जाइलम और फ्लोइम के थ्रू ये क्या करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जाइलम किस काम आता है, जाइलम आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O यानी कि वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है जाइलम रिक्वायर्ड होता है। प्लांट के अंदर वाटर, ठीक है, और मिनरल, ये दोनों किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोइम क्या करता है, फ्लोइम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस में चलता है, वो अपने पास चलता है फ्लोइम में। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। तो पानी का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट तो होगा जाइलम के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड खाने का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोइम के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपने किसका, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट।
तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, जनरली वाटर और मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही पानी होता है और मिनरल होते हैं, और रूट क्या करती है, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लांट ले लिया, ठीक है, और ये मान लो एक प्लांट की मैंने यहाँ पे एक लीफ बना दी, ठीक है, ये मैंने एक प्लांट की लीफ बना दी, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, मान लो ये इसकी रूट है, ठीक है, ये इसकी क्या है, रूट है। तो रूट हेयर्स होते हैं ऐसे अपने पास, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, पहले क्या होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा। मान लो मैंने इतना एरिया कंसिडर कर लिया, इसके अंदर पहले क्या होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा। तो पहले मिनरल एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जैसे जैसे मिनरल एब्जॉर्ब होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बाहर मिनरल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, तो इसको मेंटेन अब करना पड़ेगा ना भाई, बाहर मिनरल क्या है, कम हो गए, और रूट के अंदर मिनरल ज़्यादा हो गए। तो अब इन दोनों को क्या होगा, अपने पास मेंटेन करने के लिए क्या होता है, मिनरल के पीछे पीछे क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मिनरल के पीछे पीछे क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा। भाई आपने मिनरल को तो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और बाद में डिफ्यूज़न के थ्रू क्या हो जाएगा, अपने पास वाटर भी अंदर जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले तो क्या होता है, मिनरल एब्जॉर्ब होता है रूट में, और बाद में क्या होता है, अपने पास वाटर उसके पीछे पीछे क्या होता है, चला जाता है। समझ में आ गई? अब ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या होंगे, अपने पास स्टोमेटा हो गए, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। तो स्टोमेटा से क्या होता है, पानी है वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, बाहर जाता है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इस ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होगा, अंदर जैसे मान लो ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर बाहर खींचेगा, तो यहाँ पे जो जाइलम पाइप होगी ना, ठीक है, ये जाइलम की पाइप होगी, तो इसके अंदर एक प्रेशर बन जाएगा। भाई कोई चीज़ को अगर खींचोगे तो अंदर की तरफ क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पानी है वो इस जाइलम के थ्रू क्या हो जाएगा, हर जगह पे पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। पहले मिनरल, उसके पीछे पीछे वाटर, स्टोमेटा से वाटर बाहर निकलेगा, तो पीछे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आ गई? तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट के अंदर होता है, किसका, मिनरल का। फिर बात करते हैं फूड का। फूड का कैसे होगा, वाटर मिनरल का तो देख लिया, जाइलम के थ्रू होता है। फूड का किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। और फ्लोएम 4 चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहला तो होता है सीव ट्यूब, एक तो सीव ट्यूब होती है, एक होती है अपने पास क्या यहाँ पे, कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। और तीसरा अपने पास होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, या अपने कुछ नाम है वो 9th के अंदर पढ़े होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। और एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, फाइबर्स। तो ये 4 चीज़ों से मिलके क्या होता है, फ्लोएम बनते हैं। समझ में आ गई? तो फ्लोएम के पाइप किससे बनते हैं, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पेरेन्काइमा से और फाइबर से। अब कैसे इसका ट्रांसफर होता है, देखो सीव ट्यूब होती है ना, वो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। तो इस प्रकार की आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, सीव ट्यूब बोलते हो। तो ये सीव ट्यूब होती है, और ये क्या करती है, अपने पास फ्लोएम पाइप का निर्माण करती है। फाइबर क्या होते हैं, इनको बीच में से ऐसे क्या होते हैं, जकड़ के रखते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ना, इनको बीच में से क्या होते हैं, ऐसे जकड़ के रखते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस पर क्या लगा होता है, ऐसे अपने पास है, हर एक सीव ट्यूब पे ऐसे कंपेनियन सेल जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या दिख रहे हैं आपको, ये कंपेनियन सेल है। तो ये अपने पास हो गए कंपेनियन सेल्स, ये हो गई क्या, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब के इनके बीच में गैप में क्या होता है, फाइबर्स लगे होते हैं जो इनको जोड़ के रखते हैं। समझ में आ गई बात ये? अब जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक सेल है, किसका, लीफ का। भाई खाना कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा, ठीक है। तो फ्लोएम में है वो खाना कहाँ पर पहुँचाएगा, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक अपने पास है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसफर करेगा, कहाँ से कहाँ, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जबकि जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल का, कहाँ से, रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट,
यानी कि जाइलम पानी और मिनरल पहुंचाता है रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लीफ के सेल होंगे और वो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। जैसे मान लो उन्होंने क्या बनाया, सुक्रोज बना लिया। ठीक है, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या होता है, सुक्रोज होता है ना, वो पहले कहाँ पहुँचता है, कंपेनियन सेल के अंदर पहुँचता है। ठीक है, कंपेनियन सेल के अंदर पहुँचेगा। कंपेनियन सेल के अंदर पहुँचाने के लिए यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी। ठीक है, और किसके थ्रू पहुंचता है ये, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, एटीपी रिक्वायर होगी। एटीपी कल उस लेक्चर के अंदर बताई थी आपको कि एटीपी क्या होती है, अपने पास एनर्जी का करेंसी है, ऐसे मान सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगी, अपने पास एनर्जी रिक्वायर होगी, तो सुक्रोज क्या करेगा, इन अपने पास लीफ की सेल से कहाँ पे जाएगा, सीव ट्यूब में, ये इसमें जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा, और एनर्जी के थ्रू जाएगा। एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तभी ये क्या होगा, सुक्रोज यहाँ पे मूव करेगा। अब कंपेनियन सेल से क्या होगा, सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज पहुंचेगा और साथ में जाइलम से पानी भी यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे, और यहाँ पे मान लो क्या होगा, ये यहाँ मिक्स हो गए ना। अब इस जगह पे क्या होगा, अपने पास मान लो ये ऊपर वाली जगह पे तो मान लो सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा है, नीचे कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे बहता 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 जहाँ जहाँ चाहिए फूड वहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। तो ये हो गया अपने पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके आप वापस देख लो। अब अपन चलते हैं आगे और पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो एक्सक्रीशन होता क्या है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, एंड अपने पास अमोनिया। तो ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जो कि अपन को क्या करना होता है, बॉडी से निकालना होता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपकी गट है। ठीक है, गट का मतलब क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली कैनाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। इसमें से खाना कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में जाता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, जो फूड होता है वो फूड क्या होता है अपने पास इस ब्लड वेसल के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, और ब्लड वेसल से फिर अपने पास कहाँ पे आएगा, ये खाना है वो, ये खाना फिर चला जाता है सेल्स में। ठीक है, जो आपकी सेल्स होती है उसमें जाता है, ये सेल्स हो गई। और सेल में क्या होता है, अपने पास लगातार मेटाबॉलिज्म वगैरह ये चलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कुछ वेस्ट निकलता है जिसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं, जैसे यूरिया निकल गया, तो यूरिया फिर क्या होता है, वापस इसमें पहुंचा दिया जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। तो अब ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बनता है, तो ये अपने पास क्या होता है, इसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देखो अपने अंदर अगर सिस्टम में क्या हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना हो, तो एक सिंगल चिप्स के पैकेट से भी अपनी मौत हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट वगैरह हो गए, ठीक है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया अपने शरीर का, ठीक है, जितने भी देखो चिप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सॉल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सॉल्ट एक्सेस अपनी बॉडी के लिए क्या है, खतरे के निशान है। और साथ ही साथ एक्सेस वाटर हो गया, ज़्यादा जो पानी होता है वो भी हो गया, और वेस्ट जितने भी हैं, ठीक है, जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा अपन को बाहर निकालना होगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, यूरिन मतलब पेशाब हो गया, तो उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी होगी। तो वही पढ़ना है कि कैसे होगा। तो अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे आप यहाँ पे अब क्या देखोगे, नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसके आधार पे एनिमल को अलग अलग क्लासों के अंदर अपन ने वर्गीकृत कर दिया, अलग अलग क्लासों में बांट दिया। जैसे सबसे पहला इसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ते हो जो होता है अमोनोटेलिक। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, अमोनोटेलिक अपने पास है वो जीव हो गए, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया होता है NH3, तो जो अमोनिया के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उन सभी जीवों को क्या बोलते हैं,
अमोनोटेलिक बोलते हैं। अब अमोनिया एक केमिकल है जिसको NH3 यानी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलके बनता है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जहरीला है ये। तो इसको क्या होगा, शरीर के अंदर ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। तो शरीर के अंदर ज़्यादा समय तक न रखने के वजह से यहाँ पे अपने पास अब क्या हो जाएगा, ये इसको बाहर टाइम टू टाइम बहुत जल्दी रैपिडली निकालना पड़ता है। ठीक है, और ये अमोनिया क्या होता है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है। तो इसलिए वो जीव जो पानी के अंदर रहते हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं, किस फॉर्म में अपने पास एक्सक्रीशन करेंगे, तो अमोनिया के फॉर्म में करेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्या क्या, अमीबा लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीशियम लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीशियम लिख सकते हो। और यहाँ पे बोनी जो फिशेस होती हैं, ठीक है, बोनी फिशेस हो गई, वो भी क्या आती है, इसी में ही आती है। समझ में आ गई बात ये हो गया। और इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, टेडपोल लिख सकते हो। टेडपोल क्या होता है अपने पास, जो मेंढक होते हैं। ठीक है, जो मेंढक होते हैं ना, तो मेंढक क्या करते हैं, मेंढक के छोटे बच्चे आप मान सकते हो जिनको टेडपोल बोला जाता है। तो टेडपोल क्या होते हैं अपने पास, अमोनोटेलिक में आते हैं। ठीक है, बोनी फिशेस, जिन मछलियों के अंदर क्या होते हैं अपने पास, जिन मछलियों के अंदर अपने पास क्या होता है, हड्डियां होती है, वो सारे किस में आते हैं, अपने पास बोनी फिशेस में आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये भी इसमें ही आते हैं। दूसरा होता है अपने पास यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक क्या होता है अपने पास, यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिया के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। यानी उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, यूरिया के फॉर्म में। और यूरिया होता है ना, वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इसके लिए यूरिया क्या हो गया अपने पास, अमोनिया से कम टॉक्सिक हो गया। यानी यूरिया क्या होता है, कम जहरीला होता है। तो इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा कि यूरिया कम जहरीला है, तो थोड़े समय के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर इसको रख सकते हैं, तो उतना ज़्यादा कोई अपने पास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो अपन यूरिया के फॉर्म में हो गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ यहाँ पे आपको कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में करते हैं, तो वो आपके आ जाएगा कौन कौन, ह्यूमंस। ठीक है, जैसे अपन हो गए, अपन क्या करते हैं, यूरिया के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। समझ में आ गई। यानी अपने यूरिन का अगर डिटेक्शन किया जाए तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है अपने अंदर। अब अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस हो गए, और कौन कौन होंगे इसके अंदर, इसके अंदर कार्टिलेजियस फिशेस होती है। ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस, यानी कि वो फिश जिसके अंदर क्या होते हैं, हड्डियाँ नहीं होती, वो सारी कौन सी होती है, कार्टिलेजियस फिशेस होती हैं। ह्यूमंस हो गए। और इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, फ्रॉग हो गए, जो फ्रॉग होते हैं अपने पास। ठीक है, जो एकदम मैच्योर फ्रॉग होते हैं, जिनको अपन अम्फीबियन बोलते हैं। तो जितने भी अम्फीबियंस हैं, अम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने पास ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, तो वो हो गए। तो अम्फीबियंस, ह्यूमन, कार्टिलेजियस फिशेस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं अपने पास, यूरिकोटेलिक होते हैं। और बाकी जितने भी टेरिस्टिशियल प्लांट, ये टेरिस्टिशियल अपने पास है एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास है, यूरिकोटेलिक होते हैं। और ये अपने पास क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो होती है कि ऑल अमोनोटेलिक्स, ठीक है, ऑल अमोनोटेलिक्स आर अपने पास क्या हो जाएगा, एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। ये आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि जितने भी अमोनोटेलिक है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, परंतु क्या हो जाएगा, बट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स आर अपने पास यहाँ पे आप लिख सकते हो अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक इज नॉट नेसेसरी। इस लाइन का मतलब समझ जाओ आप। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि जितने भी अमोनोटेलिक है वो सारे के सारे पानी में रहते हैं। ये सारे के सारे देखो, ये अमीबा, पैरामीशियम, बोनीफिशेस, टेडपोल, ये सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं, अपने पास पानी में रहते हैं। ठीक है, परंतु सारे पानी में रहने वाले जीव अमोनोटेलिक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कार्टिलेजियस फिश पानी में तो रहती है पर अमोनोटेलिक नहीं होती। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी अमोनोटेलिक है वो एक्वेटिक होते हैं, पर सारे एक्वेटिक हैं वो अमोनोटेलिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
फिर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अपने शरीर के अंदर यूरिया बनता कहाँ पे है, तो लीवर में बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो यूरिया बनता है ना वो अपने पास कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है, ध्यान रखना। फिर तीसरा लास्ट जो इसका है वो है यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड में करते हैं। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक बोलते हैं, सॉरी यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, यूरिकोटेलिक और वो यूरियोटेलिक हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर रहे हो क्या, यहाँ लिख लेना यूरियोटेलिक और ये हो जाएगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होगा, यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा कौन हो गया, अमोनिया, सबसे ज़्यादा अमोनिया टॉक्सिक होता है। फिर क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा यूरियो, ये जो यूरिया है वो हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड सबसे क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है, तो इसको लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, शरीर में रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो बर्ड हो गए। ठीक है, जो बर्ड्स होती है ना, यानी कि जितने भी पक्षी हैं, तो सारे पक्षी क्या होते हैं, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। क्योंकि इनको क्या होता है भाई, उड़ना होता है, तो ज़्यादा पानी अपने शरीर के अंदर रख के ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि यूरिक एसिड बनता है जो कि कम टॉक्सिक होता है, तो लंबे समय तक क्या होता है, अपने शरीर के अंदर क्या होता है, इसको थाम के रख सकते हैं, बार बार इनको एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं होती। तो बर्ड हो गए, रेप्टाइल्स हो गई। ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, स्नेल्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं अपने पास, इसमें आते हैं, किसमें, यूरिकोटेलिक में। तो ध्यान रखना, एक्सक्रीशन क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस हो गया। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, जो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसका अमीबा, पैरामीशियम, बोनीफिसेस, टेडपोल वगैरह ये हो गए। यूरियोटेलिक क्या हो जाएगा, जो यूरिया के फॉर्म में अपने पास क्या होते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। फिर क्या हो जाएगा, ह्यूमंस, कार्टिलेजियस फिशेस वगैरह, ये इसके एग्जांपल हो गए। सारे अमोनोटेलिक एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पर सारे एक्वेटिक एनिमल हैं वो अमोनोटेलिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। यूरिकोटेलिक वो हो गए जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ये बहुत कम टॉक्सिक होने की वजह से लंबे समय तक इसको अपने शरीर के अंदर रख सकते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स एक्सेट्रा, ये सारे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो अपने ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ना आपके सिलेबस के अंदर बस वही है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन का क्या प्रावधान है, ठीक है, कैसे बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है, आपके पास 2 किडनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 किडनी का प्रावधान रखा गया है। किडनियों के थ्रू क्या होता है, अपना खून है वो फिल्टर होता है। यहाँ से क्या होता है, अपने पास आर्टरीज हैं वो अंदर जाती है। ठीक है, और बाहर क्या होती है, ऐसे वेंस है वो बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई ना, ऐसे वेंस क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता है और प्योर ब्लड वापस बाहर चला जाता है। ठीक है, ये किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन चलता है अपने अंदर। जो एक्सक्रीशन होता है ना, जो अपने क्या होता है, यूरिन बनता है, वो कहाँ बनता है, यूरिन किडनी के अंदर बनता है। और यहाँ से फिर क्या होता है, अपने पास 2 यहाँ पे यूरेत्र होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये होते हैं यूरेत्र। और बाद में यूरेत्र से आगे क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा एक थैला होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर होता है। फिर अपने पास क्या होता है, एक नीचे की तरफ होता है, एक पाइप निकलती है जिसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। समझ में आ गई ना, ये यूरेत्र है और ये यूरेथ्रा है। तो ध्यान रखोगे इसके बारे में। तो अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, तो एक तो किडनी है। ठीक है, एक किडनी हो गई, एक क्या हो गया, पैर हो गया किसका, यानी एक जोड़ा किसका है, यूरेत्र का है। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। और एक अपने पास क्या है, यूरेथ्रा है जिससे यूरिन आगे भेजा जाता है। समझ में आ गई, बाहर निकालने के लिए। तो ये अपने पास हो गया किडनी। ठीक है, 2 यूरेत्र, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये अपने शरीर के अंदर क्या है, ऑर्गन है जो यूरिन बनाते हैं। समझ में आ गई, यानी यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे है वो यूरिन बनता है और नेफ्रॉन क्या होता है। तो पहले आप ये इतना नोट कीजिए, उसके बाद है वो अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में और यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, तो अब अपन को पढ़ना है यहाँ पे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है अपने पास, नेफ्रॉन होता है अपने पास बेसिक, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट बोल दो या फिर यूरिन बनाने की जो सबसे छोटी यूनिट है ना, वो कौन सी होती है अपने पास, नेफ्रॉन होती है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है।
और एक किडनी के अंदर ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं, बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, ठीक है, जूम आउट करके। और यहाँ पे अपने पास अगर बात करें तो एक किडनी के अंदर मिलियन अपने पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 4 से 5 मिलियन अपने पास नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके अंदर कैसे ये यूरिन बनता है। तो 3 प्रोसेस होती है। कौन सी 3 प्रोसेस? सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपने पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा अपने पास कौन सा होता है यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है अपने पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। और उसके बाद ये 3 प्रोसेस होने के बाद खून क्या होता है अपना, फिल्टर हो जाता है, यूरिया वगैरह सब चीज़ें जो वेस्ट होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। 3 प्रोसेस होंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, ये होता है अपने पास जो एक, देखो किडनी के अंदर जैसे एक नाड़ जाएगी ना, किडनी के अंदर तो एक ही नाड़ जाएगी, ठीक है, एक ही अपने पास क्या होगा, वेन जाएगा या आर्टरी जाएगी। तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा, एक ही नाड़ जाएगी, तो वो क्या होती है फिर अपने पास मिलियन कैपिलरीज के अंदर जाके टूट जाती है। और हर एक फिर क्या होती है अपने पास इस नेफ्रॉन की इस साइड में आती है। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला आकार, ये इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। तो ये एफरेंट आर्टियोल क्या होता है, ये जो नाड़ होती है ना, ये इसके अंदर जाती है, ठीक है, और इसके अंदर हाईली ऐसे कोइल्ड हो जाती है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है, तो हाईली कोइल्ड हो गई, और इस कोइल्ड वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, इसके अंदर खून आएगा, ठीक है, और ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है कि यहाँ से, जैसे मान लो ये क्या हो गया अपने पास, बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये नाड़ आ गई, ये से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कोइल्ड होती है। अब बहुत ज़्यादा ऐसे गांठ सी बन जाती है तो हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से क्या होगा, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, सारी की सारी बाहर आती है, इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, जो आपको ये दिख रहा है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएगी, नाड़ की हर एक चीज़ अंदर आ जाएगी। बस 2 चीज़ों को छोड़ के, एक तो रेड ब्लड सेल है, वो ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं आती, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल, ये 2 चीज़ें हैं ना, वो क्या होती है अपने पास इस नाड़ के अंदर ही रहती है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, शुगर हो गया, आपने जो भी ये है कि विटामिन वगैरह खाए थे वो भी, ठीक है, और फैट वगैरह, ये सारी चीज़ें अंदर आ जाएगी। पानी, हार्मोन, हेपरिन, जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, जो भी होगा, साल्ट वगैरह, मिनरल, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर। और बोमन कैप्सूल के अंदर जो भी चीज़ें आती है, इसको बोलते हैं अपने पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होगा, ठीक है, अब ये इसके अंदर है, किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा अपने पास, बोमन कैप्सूल से जो भी फिल्ट्रेट है वो सारा का सारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है, ये जो नाड़ आगे गई थी ना, ये नाड़ अब यहाँ से जब आगे जाएगी तो इसके अंदर बस क्या होगा, रेड ब्लड सेल होगा। मैं इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, ऐसे डार्क से दिखा देता हूँ। ये जो नाड़ आपको ये जानती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो ये हो गया अपने पास है। तो इस नाड़ के अंदर जितनी भी आपके है वो रेड ब्लड सेल और प्रोटीन बहेंगे, और बाकी सारा का सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर आ गया। किसके अंदर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर आ गया। ये ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल से आगे बढ़ेगा और इस पार्ट में आता है, जिसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। और पीसीटी के अंदर क्या होता है अपने पास, सेकेंड प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब रीएब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, 100% शुगर क्या होती है अपने पास, 100% शुगर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाती है, ठीक है, जैसे हार्मोन हो गया, ठीक है, और बाकी जितनी भी होगी चीज़ें जो अपने शरीर में काम के लायक थी, मिनरल वगैरह, वो सारे के सारे क्या होते हैं, थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, इसके अंदर नाड़ों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं वापस, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो चीज़ें क्या हो जाएगी अपने पास है, वापस है वो इस नाड़ों के अंदर आ जाएगी। शुगर 100% आ जाएगा, ठीक है, शुगर क्या होगा, 100% यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें वो क्या होगी अपने पास है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद अपने पास इस पार्ट में पहुंचेगी, ठीक है, इस डीसीटी पार्ट में, जिसको बोलते हैं डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो यूरिया वगैरह भी कुछ इसके अंदर चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है।
ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर क्या होता है, यूरिया वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यूरिया छोड़ने के बाद क्या होती है, नाड़ी फिर पहुंचती है कहाँ पे, वासा रेक्टा में, ठीक है। और वासा रेक्टा ये पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, वो ये वासा रेक्टा होता है। और ये जो लूप बना है इसे नीचे की तरफ, जो गहरा लूप बना है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हिनले, ठीक है। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हिनले। तो लूप ऑफ हिनले से अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब चीज़ें ले ली, फिर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हुआ और कुछ यूरिया भी अंदर आ जाता है, वो वहाँ यूरिया क्या हो जाएगा, इस पार्ट में वापस छोड़ दिया जाएगा और अब खून फिल्टर होके और बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई, ये चीज़ हो गई। और जो भी साल्ट, अमोनिया, वाटर वगैरह जितना भी था अपने पास यूरिया वगैरह, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे बना रखे ना, तो बहुत सारे क्या होंगे, नेफ्रॉन ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और इन नेफ्रॉन जो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर वगैरह यूरिया बहता 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 नीचे आ जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट होती है ये, और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर जाके बाद में कहाँ पर खुलेगी, ये आपके जाके खुलेगी, ये जैसे मान लो किडनी हो गई, तो यहाँ से ये क्या हो गया, यूरेथ्रा है, वो क्या हो गया, इस कलेक्टिंग डक्ट से जितने भी आपके पास वेस्ट थे, जो कि यूरिन बना है, ठीक है, वो यूरिन फिर कहाँ जाएगा, अपने पास इस थैले जैसे आकार में जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पहुंचेगा कहाँ से, यूरेथ्र से। अब यूरेथ्र क्या करेगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा करता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब होता क्या है, देखो जैसे ये अपने पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ रहता है। और ये क्या होते हैं, जो यूरेथ्र होते हैं ना, वो पीछे से खुलते हैं, यानी डोर्सल साइड से, ठीक है। जैसे मान लो ये पीछे की तरफ से आके और यहाँ पर खुलेंगे, समझ में आ गई ना बात, ये चीज़ हो गई। तो और यहाँ पे फिर क्या होगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ट्राइगोन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक ट्राइगोन पार्ट होता है इसका, एक बॉडी पार्ट होता है, और एक क्या होता है इसका फंडस पार्ट होता है। तो ये तीन पार्ट इसके होते हैं। और बाद में फिर क्या होता है, इससे स्पेंक्टर है वो जुड़े रहते हैं। स्पेंक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, यूरिन को, ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि ये पूरा फिलअप होगा ना, तो फिर क्या होगा, अपने पास स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल भेज देते हैं कि भाई अब भर चुका है, अब इसको खाली करो, ठीक है। तो फिर आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, इसको आप यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो। तो ये अपने पास हो गया क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये अपना यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।